हेलो दोस्तों। आपको शायद पता होगा कि मैंने 7-8 महीने पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने आपको होम्योपैथिक रेमेडीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनका मैंने आपको ड्रग पिक्चर समझाया था, जो कि एक आसान भाषा में था और साथ ही साथ उन हर एक ड्रग पिक्चर के साथ मैंने आपको स्टोरी बताई थी जिससे कि आपको वो याद रखने में आसानी हो जाए। तो इसी तरह से दोस्तों अब BHMS के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। लगभग 18 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले 5-6 वीडियोस बना लूँ जो कि एक 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप रेमेडीज़ के बारे में, तो उनके ऊपर वो वीडियोज़ होने वाली है। तो बिना देरी के चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप गूगल ड्राइव में उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा दोस्तों ग्रुप है कार्बन ग्रुप। तो बेसिकली देखेंगे कि कार्बन ग्रुप में दोस्तों कार्बन एक दोस्तों नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है, और जो कि हमारे नेचर में काफ़ी ज़्यादा वाइडली प्रेजेंट पाया जाता है। साथ ही साथ नेचर के साथ साथ हमारी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मात्रा है, लगभग 18% तक कार्बन हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसी के साथ कार्बन जो वेरियस लाइफ प्रोसेस रहती है उनमें कार्बन इंक्लूड होता है। इसी तरह से दोस्तों जिस तरह से वो वेरियस लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड है उसी तरह से हमारे होम्योपैथिक रेमेडीज़ में भी कार्बन ग्रुप रेमेडीज़ का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ मानी जाती है। तो कार्बन ग्रुप में दोस्तों बहुत सारी रेमेडीज़ है, लेकिन उनमें से मैंने आपको यहाँ पर 7-8 रेमेडीज़ के नाम बताए हैं क्योंकि एग्जाम में हमें लिखना पड़ता है और कुछ कुछ जो कि हमें याद रखने में आसान हो इस तरह की रेमेडीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले है दोनों कार्बो यानी कि कार्बो वेजिटाबिलिस, और सेकंड है कार्बो एनिमलिस, थर्ड है ग्राफाइटिस, फोर्थ है पेट्रोलियम, फिफ्थ है क्रियोजोट, सिक्स्थ कार्बोनियम सल्फ, सेवेंथ है कोल गैस और एट्थ है एनिलीन सल्फेट। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं कि कॉमन फीचर्स क्या है, यानी कि कार्बन ग्रुप में जितनी सारी ये 7-8 रेमेडी बताई या फिर इसमें और भी 5-6 रेमेडीज़ होंगी, तो उन रेमेडीज़ में 80 से 85% कुछ सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उनकी जो बैकग्राउंड रहता है वो सेम रहता है। तो वो ही सेम सिम्टम्स की जो कॉमन फीचर्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि पेशेंट की बनावट कैसी रहती है। तो नाम दोस्तों कार्बन ग्रुप है, तो पेशेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो भी हमें नाम से याद रखना है कि कार्बोनाइट्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। और एक कार्बोनाइट्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही वीनस और स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, वीनस एंड स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भी आप याद रखिए क्योंकि जो फिजिकल जनरल सिम्टम्स या फिर फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उनमें मैं इस चीज़ का आपको आगे बताऊंगा कि इसे कैसे याद रखना है। इसके साथ ही अगला जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में वो है स्लगिशनेस। दोस्तों कार्बन ग्रुप का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्लगिशनेस या फिर स्लोनेस, यानी कि पेशेंट जो हर एक काम में स्लो रहता है, थिंकिंग उसकी स्लो रहती है, मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, फिजिकली मूवमेंट भी उसकी स्लो रहती है। इस तरह का कार्बन ग्रुप का पेशेंट या फिर कार्बन ग्रुप का जो पर्सन रहता है वो इस टाइप का रहता है। तो इसके बाद स्पीयर ऑफ एक्शन, तो स्पीयर ऑफ एक्शन में लगभग हर एक सिस्टम पर एक्ट करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है उनमें माइंड, सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ ही साथ GIT, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है। अगर बात करें माइजमेटिक बैकग्राउंड की, तो लगभग ऑल कार्बन ग्रुप रेमेडीज दोस्तों एंटी सोरिक होती है, यानी कि सोरिक माइजम से बिलोंग करती है। अब बात करते हैं दोस्तों थर्मल रिलेशन की, तो यहाँ पर ऑल कार्बन ग्रुप रेमेडीज आर चिली लिखा गया है, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है मोस्ट ऑफ द कार्बन ग्रुप रेमेडीज आर चिली, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि कार्बो वेजिटाबिलिस जो कि एक हॉट रेमेडी है, ठीक है, लेकिन आपको याद रख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कार्बन ग्रुप रेमेडीज आर चिली, और एक्सेप्शन में कार्बोवेज का नाम भी लिख सकते हैं। इसी के साथ ही एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि किन किन चीज़ों से पेशेंट में पैथोलॉजी क्रिएट होती है, किन किन चीज़ों से पैथोलॉजी ओरिजिनेट होती है। तो इनमें दोस्तों एक कॉमन सी चीज़ें रहती है, उनमें है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, साथ ही साथ दोस्तों मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस, एक्सर्शन, सेक्सुअल एक्सेस, ओवर हीटिंग, ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, ये भी आप याद रखिए। अब जो कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम्स में जो आपको बताऊंगा उनमें आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इन सभी को आपको याद कैसे रखना है। तो चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट है स्लगिशनेस, स्लोनेस। मैंने आपको बताया कि कार्बन पेशेंट चलने में स्लो रहता है, बोलने में स्लो रहता है, थिंकिंग करने में स्लो रहता है, स्टूपिड, लेजी, और जो उसकी आकलन क्षमता यानी ग्रास्पिंग पावर है वो भी स्लो रहती है। सेकंड वन है दोस्तों हार्ड वर्किंग, कार्बन आर हार्ड वर्कर्स, यानी उसी के साथ ही अनसेल्फिश पीपल। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि रतन टाटा लाइक पीपल, ठीक है, तो रतन टाटा को आप कार्बन ग्रुप के मेंटल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से कैसे जोड़ेंगे ये आपको मैं सारे सिम्टम्स बताने के बाद बताता हूँ। थर्ड वन है दोस्तों स्पिरिचुअल, कार्बन ग्रुप के जो पीपल्स रहते हैं वो स्पिरिचुअल, यानी कि जो
दैवी चीज़ें रहती है या फिर जो धर्म से रिलेटेड, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें रहती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। इसी के साथ ही सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, कार्बन ग्रुप के पीपल में सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसी के साथ एरिस्टोक्रेटिक, यानी कि खुद को एक्सलेंट समझने की उनकी टेंडेंसी रहती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बिलीव दे हैव क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सलेंट, और कुछ कुछ केसेस में पीपल ऐसे होते भी है। 6th पॉइंट है दोस्तों शाइनेस, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही शाइनेस को भी यहाँ पर जोड़ा गया है। और 7th है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि एक कॉमन सिम्टम है जो बहुत सारे ग्रुप्स में हमें देखने को मिल सकता है। तो अब बारी है कि रतन टाटा जी को यहाँ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक से कैसे जोड़े ताकि आपको बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसे इमेजिन कीजिए। रतन टाटा जी को इमेजिन कीजिए, जो कि यंग रतन टाटा नहीं, उनको नहीं, जो बूढ़े रतन टाटा थे उनको इमेजिन कीजिए। ठीक है, स्टिक लेकर चलते थे, स्लो चलते थे, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, पैथोलॉजी शरीर में कुछ तो क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, इसी कारण वो कैसे स्लो थे, स्लगिश थे। इससे आपको उनकी उस हरकत से, यानी कि उनके चलने से, उनके बोलने से आपको स्लोनेस, स्लगिशनेस को याद रखना है। इसी के साथ ही हार्ड वर्किंग और अनसेल्फिश। हार्ड वर्किंग थे यह तो हम सबको पता है, तो उससे वो बात याद रखिए। और अनसेल्फिश कैसे, तो आप सभी को रतन टाटा का काम तो पता ही है, या इसलिए मुझे अनसेल्फिशनेस समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उनसे आप अनसेल्फिशनेस को भी याद रखिए। साथ ही साथ स्पिरिचुअल, तो आपको रतन टाटा जी को याद रखते वक्त एक चीज़ याद रखनी है कि वो स्पिरिचुअल कैसे थे। तो आपको याद रखना है वो मंदिर से आ रहे थे, और इसी के साथ ही शायद हो सकता है कि आपको याद रखना है कि रतन टाटा जी ने एक टीका लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे फोटोज़ में भी है, मैंने वीडियोज़ में भी देखा है। ठीक है, तो आपको उस टीके से उनकी स्पिरिचुअलिटी को याद रखना है। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो उससे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ। जब दोस्तों टाटा नैनो बनने वाली थी, तो सारे जो कार प्रोडक्शन जो करते थे वो कहते थे कि 1 लाख में टाटा नैनो बन ही नहीं सकती। आप बना के दिखाई तो मैं आपको मानूं, लेकिन रतन टाटा ने ये चीज़ अपने डिग्निटी के, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ले ली, और उन्होंने 1 लाख रुपए में जो टाटा नैनो का बेस मॉडल था वो रास्ते पर उतार दिया था। तो इस इंसिडेंट से आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद के ऊपर की डिग्निटी आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ ही एरिस्टोक्रेटिक, बिलीव दे हैव क्वालिटी ऑफ एक्सलेंट। एक्सलेंट तो थी ही, बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एरिस्टोक्रेटिक भी आप रतन टाटा से जोड़िए। शाइनेस, 6th पॉइंट शाइनेस। दोस्तों शाइनेस को आप कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों रतन टाटा जी ऐसे पब्लिक अपीयरेंस में बहुत कम आते थे, सोशल मीडिया वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसी से आपको रिलेट करना है कि भाई बाकी के जो बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटी है वो सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रतन टाटा जी शाई है, इसीलिए वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा आपको रिलेट करके याद रखना है। और 7th है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आप ये भी याद रख सकते हैं रिलेट करने के लिए कि उन्हें शायद सोशल मीडिया पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इसलिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, देखिए ऐसा कोई मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें मैं कुछ ऐसा शब्द नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। लेकिन आपको याद रखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें उनसे रिलेट करके आप उन्हें थोड़ा सा आप समझिए इस बात को। ठीक है, तो आपको भी याद रखने में आसानी होगी। तो इसके बाद दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स। तो कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स में दोस्तों बर्निंग प्रेजेंट इन ऑल कार्बन ग्रुप्स, बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी, इसी के साथ ही बर्निंग पेन्स। तो कार्बन बनने के लिए कोयले को जलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कोयला जलकर ही कार्बन बनता है ना, तो इसीलिए बर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बर्निंग जो कि हर एक जगह पर रहेगी, बॉडी में हर एक पार्ट पर रहेगी, और साथ ही साथ जो पेन भी रहेगा वो भी बर्निंग टाइप का पेन रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया बर्निंग, सेकंड हो गया बर्निंग पेन, थर्ड है दोस्तों ऑफेंसिवनेस। अब देखिए एक आध वस्तु सड़ रही है, तो सड़ने के लिए जब कार्बन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो सड़ने वो पूरा गला देता है, तो गलने वाली चीज़ कैसी रहेगी, ऑफेंसिव रहेगी, प्यूट्रेट रहेगी। तो कार्बन ग्रुप के डिस्चार्जेस रहते हैं वो ऑफेंसिव और प्यूट्रेट डिस्चार्जेस रहते हैं, क्योंकि कार्बन प्यूट्रीफाइज द सब्सटेंसेस विच इज अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन। इसी के साथ ही 4th पॉइंट है दोस्तों अल्सर और वेरिकोसिटीज। अब ये जो अल्सर्स और वेरिकोसिटीज है वो इंटरलिंक्ड है। कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि वीनस और स्क्रोफुलस कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखिए। तो वीनस कॉन्स्टिट्यूशन से वेरिकोसिटीज बनती है, वेन्स डायलेट होती है, और वहां पर ब्लड स्टैग्नेट होने के बाद अल्सर्स फॉर्म होते हैं, वीनस अल्सर्स। तो उसकी पैथोलॉजी मैंने आपको नीचे समझाई है कि कैपिलरी सर्कुलेशन एनगॉर्जमेंट हो जाता है, यानी कि वेन्स जो डायलेट होती है और डायलेट हुई वेन्स में ब्लड स्टैग्नेट हो जाता है, और जो स्टैग्नेट जो ब्लड रहता है उससे क्या हो जाए कि वेरिकोसिटी फॉर्म होती है, और वेरिकोसिटी अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस क्रॉनिक हो गई तो उससे क्या होता है कि वेरिकोज अल्सर्स फॉर्म होते हैं। तो इसी पूरे फिनोमेना को हम वीनस कंजेशन कहेंगे।
6 पॉइंट है दोस्तों स्क्रैफुलस या फिर ग्लैंडुलर अफेक्शंस। तो स्क्रैफुलस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको ग्लैंडुलर अफेक्शंस को याद रखना है, जो कि ग्लैंड जो रहती है उनकी स्वेलिंग रहती है, ठीक है। ग्लैंड्स हार्ड हो जाती है, और ग्लैंड में आप बॉयल्स को भी याद रख सकते हैं कि रिपीटेड बॉयल टेंडेंसी, जो कि नीचे बताई गई है, ठीक है। टेंडेंसी टू बॉयल्स एंड कार्बनकल्स। कार्बनकल्स में पस फॉर्मेशन वगैरह होता है, बॉयल्स में भी होता है, तो आप उसे पस जो ऑफेंसिव रहेगा और साथ ही साथ प्यूटेड पस रहेगा, तो उसे भी आप थर्ड ऑफेंसिवनेस से जोड़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों 9th पॉइंट है क्रेविंग फॉर ओपन एयर। तो ओपन एयर किस लिए? तो कार्बन को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ओपन एयर की आवश्यकता है। तो कोयले के लिए जलने के लिए अगर ओपन एयर नहीं रहेगी तो कोयला जलेगा नहीं, इसलिए ओपन एयर की उसे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग रहती है, उससे आपको रिलेट करना है। 10th पॉइंट है दोस्तों स्किन। तो स्किन पर एक्सकोरिएशंस और एरिथमा, जो कि फ्रिक्शन और रबिंग से फॉर्म हो सकते हैं, इस टाइप की टेंडेंसी रहती है। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट दोस्तों जनरल मॉडेलिटीज। तो जनरल मॉडेलिटीज में एग्रीवेशन और एमिलरेशन, किन चीज़ों से तकलीफ बढ़ती है और किन चीज़ों से पेशेंट को अच्छा लगता है। तो एग्रीवेशन में म्यूजिक, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, वार्मथ ऑफ बेड, फैटी फूड, एक्सर्शन। अब देखिए म्यूजिक जो नेट्रम ग्रुप और कार्बन ग्रुप दोनों की एक खास सिम्टम है, जिनसे कि म्यूजिक, जिन ग्रुप को म्यूजिक से एग्रीवेट होता है, एक तो नाइट्रम ग्रुप है और एक कार्बन ग्रुप है, और कुछ रेमेडीज भी है। इसके बाद ये दोस्तों चिली रेमेडीज से तो ध्यान देने की बात है कि कोल्ड एयर से एग्रीवेशन तो होना ही है, इसी के साथ ही वार्मथ ऑफ बेड से भी रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ फैटी फूड से। और एम्बलरेशन रहता है, मैंने आपको बताया कि ओपन एयर से है और खाना खाने पर उन्हें अच्छा लगता है, साथ ही साथ आराम करने पर अच्छा लगता है, और चिली रेमेडी है तो हीट से उन्हें अच्छा लगता है। देखिए वार्मथ ऑफ बेड से एग्रीवेट होता है लेकिन हीट से अच्छा लगता है, ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग सिम्टम है, इसे भी आप याद रखें। तो चलिए आज की हमारा कार्बन ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। और इसके नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, वहाँ से ले लीजिए। तब तक अगली वीडियो जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।